अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं गौहर इशरत और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको खबर दें कि शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली, कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर, हवालदार साबिर, नायब खुर्शीद, सिपाही नासिर, सिपाही राजा और सिपाही सज्जाद की नमाज जनाजा बन्नू कैंट में अदा कर दी गई। JOC मेजर जनरल अंजुम रियाज समेत कसीर तादाद में अस्करी और सिविल हुकाम ने शिरकत की है, जबकि शोहदा को आबाई इलाकों में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। फौजी दिफा वतन के लिए खून के आखिरी कतरे तक जानों का नजराना पेश करती रहेगी। सिक्योरिटी एहलकार शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाते हुए शहीद हुए। शुमाली वज़ीरिस्तान में मुल्क दुश्मनों से मुकाबले में 2 अफसरान समेत 7 फौजी जवान जाँ बहक हो गए। पाक फौज के जवानों ने जान पर खेलकर मीर अली में चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बना दिया। खुदकुश हमलों में 5 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। बादशाह क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। मुकाबले में 2 अफसरान लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर वतन पर कुर्बान हो गए। सदर वज़ीर आज़म वफाकी वज़रा सूबाई वज़रा की जानिब से मीर अली हमले की मज़म्मत की गई है। इसी सिलसिले में आपको बताएं, तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद ने कहा है कि पाक फौज की कुर्बानियां मुल्क की सलामती के लिए अजीम नजराना है। हारिस नवाज का कहना था कि शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना वार किया। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से पुष्टपनाही हासिल है। मसूद अहमद बोले, पाक फौज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। खड़े हों, फौज को इनकरेज करें और याद रखें जो ये शहीद जो हमारे होते हैं ये हमारे अज़्म को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। साथ ही साथ हमें अब ये भी ज़रूरत है कि मुल्क से इलीगल इमिग्रेंट्स जितने हैं, चाहे वो अफगानी हैं, दूसरे ममालिक के, इनको वापस भेजा जाए। मुसल्लह फ़ौज अपना पूरा काम करते हैं, तहैया किया हुआ है प्रोफेशनल तरीके से दुश्मन के को जो जितने ये मनसूबे नाकाम करती है, लेकिन हर वक्त हमें अपनी आवाम की सपोर्ट की ज़रूरत है और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये अफवाज पाकिस्तान की कमिटमेंट है, जहाँ कोई भी दहशतगर्दी की कोशिश की जाएगी और जहाँ पे उसको यकीनन अफवाज पाकिस्तान अपने उसको भरपूर तरीके से निपटेगी। मुश्किलात में घिरे अवाम के लिए पाक IMF मुज़ाकरात ड्रॉ नाकाब बनने लगे। IMF ने आखिरी किस्त देने से कबल भी अवाम को बड़ा धचका देने की तैयारी कर ली है। बिजली मजीद महंगी करने का मुतालबा कर दिया, जबकि हुकूमत ने मुतालबा मान लिया है जुलाई से बिजली महंगी कर दी जाएगी। बदले में IMF से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त मिलेगी। मुल्क में महंगाई की एक और लहर आने का खदशा। ज़राए का कहना है बिजली महंगी करने का IMF का मुतालबा हुकूमत ने मान लिया है। बिजली टैरिफ में जुलाई से इजाफे की यकीन दहानी करा दी। पाक IMF जारी मुआहदे की आखिरी किस्त की वसूली के लिए हुकूमत की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात में हुकूमत ने बिजली टैरिफ में बर वक्त इजाफे की यकीन दहानी कराई है। बिजली की कीमतों में 1 जुलाई से मजीद इजाफे का इम्कान है। इस सिलसिले में फरीक़ैन में अगले हफ्ते के अवाइल में स्टाफ सतह पर मुआहदे का इम्कान है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं महंगाई पर कंट्रोल के इक़दाम किए जाएंगे। PIA की निजकारी जल्द कर दी जाएगी। हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है, इदारों का बिजनेस चलाना नहीं है। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इरादे पुख्ता होंगे तो सब कुछ हो सकता है। सबसे पहले PIA की निजकारी को हतमी शक्ल दी जाएगी। पूरा जो मैंने पहले भी कहा पूरा आज़म है कि इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन, इस वक्त डिबेट्स करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है हमने महंगाई को कैसे काबू करेंगे सर। IMF का जो बोझ है, जो उनके मुतालबात हैं, उसको कैसे मानेंगे जहाँ पर जो मिली जुली हुकूमत है, पीपल्स पार्टी आपको सपोर्ट नहीं कर रही। सब चीजें साथ साथ हो सकती हैं, सिर्फ ये देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप देखिए सबसे पहले PIA विल गो थ्रू द फिनिशिंग लाइन और उसके बाद बाकी इदारों की गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस इन टर्म्स ऑफ बीइंग इन बिजनेस। गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी फ्रेमवर्क दें, पॉलिसी कंटिन्यूटी दें। प्राइवेट सेक्टर हैज टू लीड दिस कंट्री। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन किया और वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने वली अहद को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत दे दी। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़ोन पर राब्ता, वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने टेलीफोन कॉल के साथ साथ वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने की मुबारकबाद के पैगाम पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए नेक तमन्नाओं और दुआओं का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान के अवाम शाह सलमान और वली अहद के लिए बेपनाह मोहब्बत और एहतराम रखते हैं। उन्होंने सऊदी क़यादत के साथ साथ सऊदी अवाम को भी रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने वली अहद को जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत का इयादा करते हुए कहा कि पाकिस्तानी अवाम इनके पुरतपाक इस्तक़बाल के मुंतज़िर हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म की नेक ख्वाहिशात पर इनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा दोनों ममालिक के करीबी बरादाना ताल्लुकात हैं।
तो दूसरी जानिब आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बहरीन नेशनल गार्ड्स के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान ने मुलाकात की। बातचीत में दो तरफा दिफाई ताउन और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान बहरीन के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। बहरीन के साथ फौजी ताउन को मजीद वसअत देने के लिए पुरअज़्म है, ऐसा कहना था आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का। बहरीन नेशनल गार्ड्स के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान से मुलाकात में उनका कहना था खित्ते के ममालिक को फ़रोग, अमन और इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तवज्जो देना होगी। बहरीनी कमांडर ने इंसदादे दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा ने कहा पाकिस्तान के साथ दिफाई सिक्योरिटी ताउन को मजीद वसअत देने के ख्वाह हैं। और अब ये जानिए, सेनेट की 48 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात 2 अप्रैल को होंगे। उम्मीदवारों की बड़ी तादाद ने कागजात नामजदगी जमा करा दी है, जबकि वजीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी भी इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में आ गए। परवेज रशीद, फैसल बावडा, सईद खनी और PTI रहनुमा हामिद खान ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। ऐवान बाला का रुकन बनने की दौड़ 2 अप्रैल को होने वाले सेनेट इलेक्शन के लिए बड़ी तादाद में उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दी है। वफाकी वजीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर कागजात जमा कराए। मुस्लिम लीग नून के परवेज रशीद भी कागजात नामजदगी जमा कराने पहुंचे। PTI के रहनुमा हामिद खान ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। एजाज मिनहास और जुल्फी बुखारी ने भी जनरल नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करा दिए। फैसल वाउडा ने भी आजाद हैसियत से कागजात नामजदगी जमा कराए। कोयटा में खवातीन की नशिस्त के लिए पीपल्स पार्टी की किरण बलोच ने कागजात जमा कराए। इस्लामाबाद से सेनेट की जनरल नशिस्त पर राना महमूदुल हसन और इसहाक डार ने कागजात जमा करवाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से फरजंद शाह और सरदार मोहम्मद मसरूफ ने कागजात नामजदगी जमा कराए। पंजाब और सिंध की 12-12 नशिस्तों के लिए मुकाबला होगा। बलूचिस्तान और KP की 11-11 नशिस्तों पर भी इंतखाबात होंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सेनेट इलेक्शन में उम्मीदवारान को कामयाब कराना अरकान सिंध असम्बली का काम है। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि पार्टी किसी खिलाफ वर्जी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू कर सकती है। जनरल सीट पे 9 नॉमिनेशंस भरा रहे हैं हम। लेडीज़ पे 3 नॉमिनेशंस भरा रहे हैं। टेक्नोक्रेट पे 3 नॉमिनेशंस भरा रहे हैं और माइनॉरिटीज़ की 2 नॉमिनेशन भरा रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला स्क्रूटनी मंडे को रखी है। मंडे को स्क्रूटनी हो जाएगी तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी फाइनल लिस्ट देगा कि जिनको टिकट अवार्ड किया गया है, और वो जो होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नॉमिनी, उनको जिताना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई असेंबली के मेंबरों का काम है। कि अगर आप वोट ना दें पार्टी की मर्ज़ी के मुताबिक तो आपको पार्टी इलेक्शन कमीशन को लिख के आपको MPA या MNA से हटा सकती है। NFC अवार्ड आइन में अब लिखा है कि सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता, बढ़ सकता है। उधर फैसल बावडा कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत 2 साल चलेगी। सेनेट इलेक्शन के लिए मैं पीपल्स पार्टी समेत किसी जमात का उम्मीदवार नहीं। आजकल आज़ाद उम्मीदवारों का दौर चल रहा है। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि बानी PTI को चाहिए कि मौला जट की सियासत को तर्क कर दें। ये मौजूदी तौर पर अल्लाह की मदद आ गई तो 2 साल होगी, फिर वो खुद मैदान में होगी, स्टेयरिंग व्हील पे होगी। ये मेरा एनालिसिस है। ना तो मैं पीपल्स पार्टी का कोई उम्मीदवार हूँ, ना ही मैं किसी और पॉलिटिकल पार्टी का उम्मीदवार हूँ। आपको पता है आजकल आज़ाद का सीजन चल रहा है तो मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ। आज भी मेरी उनसे गुजारिश ये होगी मौला जट की सियासत छोड़ें, जमहूरी रास्ता निकालें, भंवर से निकालें अपने आप को भी, पाकिस्तान को भी, इदारों को भी और कौम को भी। हाँ, वो अपनी मदद पूरी कर पाएंगे। परेशानियों का टाइम रमज़ान के बाद उनके लिए शुरू हो जाएगा। नून लीगी रहनुमा परवेज रशीद की मीडिया से बातचीत। सीनियर सियासतदान ने कहा कि नवाज शरीफ किसी भी हुकूमती ओहदे से बुलंद है। वजीर आजम ना बनने का फैसला नवाज शरीफ का अपना है। अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक नवाज शरीफ अपना कायदाना किरदार अदा कर रहे हैं। किसी भी हुकूमती ओहदे से बहुत बुलंद है। जो भी फैसला किया है वो नवाज यार मेरा फैसला किया और ये फैसला उनका अपना है। पाकिस्तान के अवाम उनको अपने कायद के तौर पर देखते हैं, कायद के तौर पर वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम उनसे मोहब्बत करते हैं। वोट को इज़्ज़त के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कुर्बानी दी और जिन लोगों ने पाकिस्तान में वोट की इज़्ज़त को, उसकी तकरीम को नुकसान पहुंचाया था, आज वो तारीख के कूड़ेदान में गिरे हुए हैं।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला देगी। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि किसी भी हिमायत को इसकी जीती हुई मखसूस नशिस्तों से ज्यादा नशिस्तें नहीं मिल सकती। को उसके जीती हुई सीटों से ज्यादा नहीं मिल सकती, इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा है और इल्तिमास है कि हमारे केस का जल्द से जल्द फैसला हो। और आर्टिकल 51 की ये तशरीह ज़रूरी है कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को जीती हुई सीटों से ज़्यादा रिजर्व सीटें मिल सकती है या नहीं, ये बहुत अहम है। इसीलिए हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अदलिया का फैसला हमारे हक में होगा। जो IMF का लेटर हमने लिखा था वो बड़ा कैटेगोरिकल था, उसके कंटेंट्स बड़े क्लियर थे और हमारे लेटर में कहीं भी ये नहीं लिखा था हमने कि आप पाकिस्तान को एड न दें। तो ये तासुर गलत है कि उस लेटर में हमने ये लिखा था कि आप एड न। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि स्टेट बैंक ने प्लास्टिक के नोट जारी करने की तरदीद कर दी है। बयान में कहा कि मौजूदा नोटों को प्लास्टिक से तब्दील करने का कोई मंसूबा ज़ेरे गौर नहीं है। पॉलीमर नोटों के इजरा के बारे में मुख्तलिफ रिपोर्ट्स गर्दिश में हैं। उन रिपोर्ट्स को बेबुनियाद और गैर हकीकी करार देते हैं। और ये जानिए, लाहौर के इलाके लिटन रोड में मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। 2 बच्चों को मियो जबकि एक बच्चे को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया। बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन जाँ बहक ना हो सके। जाँ बहक बच्चों में एक लड़का जबकि 2 लड़कियां शामिल हैं। जर्मनी में कराची से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ानदान पर जहनी मरीज जर्मन बाशिंदे का चाकू से हमला। फ़हीमुद्दीन सिद्दीकी नामी घर का सरबरा मौके पर हलाक जबकि अहलिया और छोटी बेटी जख्मी हो गई। 2 बेटियों ने कमरे में बंद होकर अपनी जानें बचाईं। पुलिस की फायरिंग से हमला आवर मारा गया। तफसीलात जानते हैं खुर्रम गुलजार की इस रिपोर्ट में। जर्मनी में कराची से ताल्लुक़ रखने वाली फैमिली पर जहनी मरीज का चाकू से हमला। हमलावर पुलिस की फायरिंग से मौके पर हलाक हो गया। कातिल जहनी मरीज था और जेरे इलाज रहने के बाद कुछ माह कबल ही वापस आया था। जुनूनी कातिल ने इस वक्त हमला किया जब मकतूल फहीम अपने बीवी बच्चों के साथ घर में था। वाक़या जर्मनी की जनूबी रियासत के शहर ओलम में पेश आया। भाई वसीमुद्दीन ने बताया कि मकतूल फहीमुद्दीन की उम्र 58 साल थी। हमले में इनकी अहलिया और 13 साला बेटी जख्मी हुए। 2 बेटियां घर में छुप जाने की वजह से महफूज रहीं। फहीम के साथ बहुत अच्छा था और ये कि बहुत रिस्पेक्ट करता था मुझे। 3 बच्ची हैं उसकी, वाइफ थी वो भी जख्मी है लेकिन अब बेहतर है। बेटी को 2 बेटियां बाहर निकल गई थी, छोटी रह गई थी अंदर, उसने उसको भी जख्मी किया। मकतूल फहीम के दोस्त का कहना था कि फहीम गुज़िश्ता साल ही कराची आया था जो इंतहाई मिलनसार था। फहीम भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, इंतहाई नफीद इंसान, बहुत सबके काम में आने वाले। फहीम भाई हमें छोड़ के चले गए जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। हम दोस्तों में बहुत अच्छे थे। फहीमुद्दीन का जज्द खाकी कल पाकिस्तान लाया जाएगा। नमाज जनाजा पीर को होगी। और नाज़रीन, मुल्क में महंगाई की नई लहर ने अवाम का भोरकस निकाल दिया है। कराची में रमज़ान में हुकूमती रिलीफ अवाम तक ना पहुँच सका। इस्लामाबाद में महंगी प्याज जबकि फैसलाबाद में चिकन की कीमत में 70 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया। हैदराबाद, कोटरी, सरगोदा और खानपुर में भी यूटिलिटी स्टोर और बचत बाज़ारों की क्या सूरत हाल है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में रमजानुल मुबारक में होने वाली मजीद महंगाई ने अवाम का जीना महाल कर दिया। सब्जियां, फल समेत दीगर अशिया की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया। कराची में रमजान में हुकूमत की जानिब से फराहम किए जाने वाला रिलीफ अवाम तक न पहुँच सका। मुनाफाखोर मुकम्मल तौर पर बेलगाम हो चुके हैं। सब्जी का ये हाल है कि प्याज जो है वो 300 रुपये 350 रुपये किलो चल रही है और आलू जो है वही 200-250 रुपये चल रहा है। कहाँ 40-50 रुपये मिल जाते थे। अब तो इतनी महंगाई हो गई, अगर इंसान 500 या 1000 रुपये कमाने वाला है वो क्या लेगा। केले लेने जाओ 300-350 रुपये दर्जन केला मिल रहा है, 350 रुपये। हैदराबाद में महंगाई के मारी अवाम को रिलीफ देने के लिए हैदराबाद में ताखीर से रमजान बाजार लगाने से अवाम को कुछ न मिल सका। कोटरी में ताजिर बरादरी का बचत बाजार कुछ गनीमत लगा। सरगोदा में भी यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों को रिलीफ देने के लिए कोशिश की गई। खानपुर में भी यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी की गई। हम यूटिलिटी स्टोर पर आए हैं सौदा लेने के लिए, तो ये बाजार से बारियात हमें मिल रहा है, तो ये तमाम गरीब आवाम के लिए जो है ना ये फ़ायदेमंद चीज़ है। तो अभी तक जो हमने देखा है उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सूरत हाल है। और मैं यहाँ आपकी वसादत से ये बात करना चाहूँगा कि अगर किसी को भी कोई कंप्लेंट हो यूटिलिटी स्टोर्स के बारे में तो वो हमसे रब्ता करे। हम इंशाल्लाह उनका तरजीह बुनियादों पर इजाला कराएंगे। इस्लामाबाद में महंगी प्याज ने अवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रखी हैं। फैसलाबाद में चिकन की कीमत में फ़ी किलो 50 से 70 रुपये तक इजाफा हो गया।
مریم نواز کہتی ہیں کہ وہ پیاز آلو کی قیمتیں کم کرنے آئی ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومت کے لیے رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف دینا بڑا چیلنج تھا۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں پنجاب حکومت نے 15 بچت بازار اور ماڈل بازار بنائے ہیں، جبکہ 25 اضلاع میں فیئر پرائس شاپس قائم کی گئی ہیں۔ صوبائی وزیر خوراک پنجاب بلال یاسین کہتے ہیں ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج دیا جا رہا ہے۔ سستے بازاروں میں غیر معیاری اشیاء کی دستیابی کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ حکومت میں آئے 1 مہینہ بھی پورا نہیں ہوا ہے اور آتے ہی یہ ایک بڑا ٹاسک تھا کہ رمضان المبارک کے حوالے سے جو عام آدمی کو ریلیف، خاص طور پہ مہنگائی کی جو صورتحال ہے پورے ملک کے اندر، جو ایک بڑا چیلنج ہے وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو، اس کے لیے پہلی دفعہ پنجاب کے اندر جو 25 ڈسٹرکٹس ہیں اس کے اندر ہماری جو ایگریکلچر پرائس، ہماری جو فیئر پرائس شاپس ہیں ان کو بنایا گیا، اور 15 ڈسٹرکٹس ایسے تھے جہاں پر ماڈل بازار ایگزسٹ نہیں کرتے تھے۔ ان ڈسٹرکٹس کے اندر بھی جو ہے وہ ماڈل بازار اور رمضان کے بازار جو ہے وہ بنائے گئے ہیں، جہاں پر 25% ہر جو اشیاء ضرورت ہے وہ کم قیمت میں مل رہی ہے۔ انشاءاللہ ایک نیا محکمہ ڈیوائز کیا جا رہا ہے یا اتھارٹی بنائی جا رہی ہے جو 12 مہینے اشیاء خرد و نوش جو ہے، اور یہ کام ہے، مین کام ہے۔ میری چیف منسٹر وہ ہے جو کہتی ہے کہ وہ آلو اور پیاز اور ٹماٹر کی قیمت میں کمی کرنے آئی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم ہے کہ اتنا بڑا پیکج جو 30 بلین سے زیادہ کی اماؤنٹ پہ جو نیڈی تھے ان تک پہنچایا گیا۔ مائنڈ سیٹ ہے، آپ ٹیلی ویژن آج بھی آن کریں تو ہر پروگرام پہ سویپنگ سٹیٹمنٹ آتی ہے، جی گورنمنٹ فری آٹا دیتی ہے اور وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا، گورنمنٹ فوڈ ہیمپرز دیتی ہے اور وہ 3rd ریٹڈ ہوتے ہیں۔ 24/7 اس کو پنجاب فوڈ اتھارٹی اس کی کوالٹی کو انشور کر رہی ہے۔ بالکل ڈینائی کرتا ہوں جو سویپنگ سٹیٹمنٹ چل رہی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے 3rd ریٹڈ چیزیں، ایسا نہیں ہے۔ غزہ کی صورتحال کا ذکر کریں، آپ کو بتائیں اسرائیلی وزیر اعظم نے عالمی برادری کے تحفظات کو ٹھوکر مارتے ہوئے رفح میں زمینی آپریشن کی منظوری کا اعلان کر دیا ہے۔ رفح میں 15 لاکھ بے گھر فلسطینیوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ اسرائیل نے حماس کی جنگ بندی کی تجویز بھی مسترد کر دی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں صہیونی بربریت سے مزید 80 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں امداد کے منتظر فلسطینیوں پر ایک بار پھر بمباری کر دی۔ جبالیہ پناہ گزین کیمپ، رفح اور خان یونس میں بھی بم برسائے گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے عالمی برادری کے خدشات اور تحفظات کے باوجود جنگ بندی کی تمام تجاویز مسترد کرتے ہوئے رفح میں بڑے زمینی آپریشن کی منظوری دے دی۔ قطری میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج رفح میں کسی بھی وقت حملوں کا آغاز کر سکتی ہے۔ 15 لاکھ بے گھر فلسطینیوں کی زندگی کو خطرات لاحق ہو گئے۔ اقوام متحدہ سمیت جرمنی اور نیدرلینڈز نے اسرائیل کو اس جنگ کے خلاف خبردار کیا ہے، جبکہ امریکہ نے بھی محتاط رویہ اختیار کیا ہے۔ حماس نے تجویز پیش کی تھی جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ اسرائیل فوری جنگ بندی کرتے ہوئے یرغمالیوں کے بدلے قیدیوں کی رہائی سمیت غزہ سے فوجیوں کو بھی نکالا جائے، جسے اسرائیل نے مسترد کر دیا۔ فلسطینی صدر کی جانب سے عالمی برادری سے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تربوز مہنگا کیوں بیچ رہے ہو؟ رمضان میں منمانی قیمتوں پر کراچی والوں کا پارا ہائی ہو گیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے خرم گزار سے۔ جی خرم بتائیے۔ یہ سعید آباد سیکٹر 5 کا علاقہ ہے جہاں ایک ریڈی بان اور خریداروں میں اس وقت جھگڑا ہوا جب خریدار جو ہے وہ فروٹ خریدنے کے لیے، تربوز خریدنے کے لیے ٹھیلے میں پہنچا ہے، اور مہنگے داموں سننے کے بعد دونوں میں تلخ کلامی ہوئی، جس کے بعد ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جھگڑا ہوا جس میں 2 گروپوں کے درمیان ایسا لگا کہ تصادم ہوا، تربوز سے ایک دوسرے کے اوپر حملے کیے گئے۔ اس میں اس دوران جو ہے وہ ڈنڈوں کا بھی استعمال کیا گیا۔ ڈنڈوں کے وار سے 2 افراد جو معمولی زخمی ہوئے، جبکہ دونوں کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ واقعہ جو ہے وہ گزشتہ روز پیش آیا تھا، جو کہ افطاری سے قبل کا یہ واقعہ ہے۔ قیمتوں کو کنٹرول نہ کرنے پر انتظامیہ کی جانب سے جو یہ سارا معاملہ ہے ٹھیک ہے خرم گزار، آپ کا بہت شکریہ۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ شین واٹسن کی مصروفیات کے باعث پی سی بی کا مقامی کوچ کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ۔ ذرا کے مطابق واٹسن صرف وائٹ بال کوچنگ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ کمنٹری کے کانٹریکٹ بگ بیش اور آئی پی ایل میں کوچنگ کے باعث وہ ٹیسٹ اسکواڈ کو کوچ نہیں کر پائیں گے، جبکہ پی سی بی تمام فارمیٹ کے لیے ایک ہی کوچ چاہتا تھا، لہٰذا پاک نیوزی لینڈ سیریز کے لیے مقامی کوچ تقرر کیا جائے گا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ٹوکیو میں چیری بلاسم کی بہار جاپانی شہریوں کی صبح سہانی کر گئی۔ چمکیلی دھوپ میں چیری بلاسم کے پھولوں کا حسن دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔